देखिए आपका जो चल रहा था आईपीसी में, आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन चल रहा था। इसमें आपका देखिए कुछ लोगों को आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर समझ में नहीं आया है। तो उसको फिर 5 मिनट हम बताते हैं कि आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या अंतर है, तब आपका अगली धाराएं चली जाए। और जो अगली धाराएं आपका पढ़ाई जाएगी, एक दो क्वेश्चन और आए हैं, उसमें आपका ये पूछा गया है कि अगर किन उद्देश्यों के लिए आपका एब्डक्शन या अपहरण किया गया है तो वह अपराध माना जाएगा। तो आज वे उद्देश्य भी बताए जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका प्री में बना है, ये आपका जो प्री में दूसरा मॉडल बना है, ये 363A इत्यादि से बना है। और ये क्वेश्चन आपका बंद कर दीजिए एग्जॉस्ट हो, तब तक वो बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बनवाना पड़ेगा। एक बंद करिए और चल रहा है। हाँ, इधर बैठिए, हो जगह ना हो तो इधर आकर बैठिए भाई। इधर बैठिए, जगह तो है, इधर आ बैठिए, एकदम पीछे पीछे बैठिए निकल के। देखिए आपका दूसरा जो मॉडल ये 363A इत्यादि से आपका एलएलएम में भी बन रहा है। समस्या और सेक्शन बन रहा है, एलएलएम में भी आपका बना था। और आपका और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपहरण किया गया है तो मने वह अपहरण माना जाएगा, ये भी आज देखना है। और लेकिन एक बार फिर आपका मने कुछ लोगों को समस्या है डिफरेंस में, उसको बता दिया जाए, तब फिर आपका सेक्शन 363 यानी कि किडनैपिंग के लिए सामान्य दंड, उसके बाद गंभीर और कुछ धारणाएं और महत्वपूर्ण है वो हम बताएंगे। इसमें आपका विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम भी है, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। तो उसमें दो चार धाराएं महत्वपूर्ण आपको जरूर मिलेगी। फिर 364A महत्वपूर्ण है, हत्या या मुक्ति धन के लिए, चाहे किडनैपिंग किया गया हो या एबडक्शन किया गया हो। तो देखिए कुछ धाराएं ऐसी भी आगे मिलेंगी जो किडनैपिंग और एबडक्शन यानी कि व्यापहरण और अपहरण में समान रूप से लागू होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो आइए फिर एक बार हम देखिए शुरुआत करते हैं भाई। आपका किडनैपिंग का मतलब सामान्य होता है बाल चोरी, यानी कि बालकों की चोरी। ये जो अपराध हैं ये गार्जियनशिप के विरुद्ध माना जाता है, न कि बच्चों के विरुद्ध। अगर किसी बच्चे को सामान्यतः बिना उसके गार्जियन की रजामंदी के या तो ले जाया जाता है या फुसला ले जाया जाता है, तो ऐसी दशा में आपका किडनैपिंग या व्यापहरण का अपराध माना जाता है। व्यापहरण दो किस्म का होता है बताया गया सेक्शन 358 में, नहीं 359 में। और दो किस्म कौन कौन है, तो 360 में भारत में से व्यापहरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, जबकि धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण सबका नहीं हो सकता। पहली शर्त है कि केवल शिशुओं का होगा, उसकी एज डिसाइड है इस सेक्शन में। अगर नर हैं तो 16 वर्ष से कम, नारी हैं तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, वह गार्जियनशिप में होनी चाहिए। अगर वह किसी के गार्जियनशिप में नहीं है तो 361 में किडनैपिंग का अपराध नहीं हो सकता। भले अपहरण हो सकता है मैं बता दूं, लेकिन 361 के तहत किडनैपिंग नहीं हो सकती। जैसे कि कोई अनाथ बालक है, मेले में बिछड़ा हुआ बालक है या परित्यक्त बालक है, इत्यादि बालकों का किडनैपिंग संभव नहीं है।
इसके बाद 362 बताया गया कि अपहरण, अपहरण मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को एक प्लेस या स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और क्यों ले, कैसे ले जाया जाता है? या तो बल का प्रयोग करके या धोखा देकर। कैसे ले जाया जाता है? दो ही, या तो बल का प्रयोग करके या क्या करके, और उसकी कंसेंट के बिना। तो अपहरण किसका हो सकता है? किसी भी एज के व्यक्ति का हो सकता है। अपहरण कोई एज की इसमें बाउंडेशन नहीं है। अपहरण या एबडक्शन में कोई एज नहीं दी गई है। लेकिन अपहरण एक सेकेंडरी ऑफेंस है, एक सहायक अपराध है, एक गौण अपराध है, मुख्य अपराध नहीं है। क्यों इसे गौण या सहायक या सेकेंडरी अपराध माना जाएगा, या क्यों इसे स्वयं में अपराध नहीं माना जाएगा? क्योंकि एबडक्शन तभी दंडनीय होगा जब अगली धाराओं में दिए गए उद्देश्यों के लिए एबडक्शन किया गया है। तो समस्या ये आएगी कि आखिर किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपहरण किया जाता है, तो वह दंडनीय होगा। और अगर उन उद्देश्यों के लिए अपहरण नहीं किया गया है, दूसरे चीज के लिए किया गया है, तो वह अपहरण करने वाला व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। अतः स्वतः आपका अपराध नहीं है अपहरण, बल्कि तभी अपराध है जब कुछ पर्पज के लिए क्या किया गया हो, इसे कारित किया गया हो। अब आइए दोनों में फिर एक बार हम अंतर बताते हैं। कल भाई तमाम लोगों ने आपका फोन करके बताया कि फिर एक बार अंतर बताया जाए, तो फिर एक बार हम अंतर 8-9 बताते हैं। प्रयास करिए कि भाई इसके बाद आपका बताना न पड़े। पहला आपका जो व्यपहरण और अपहरण का प्रकार है वो बताया जाए। परिभाषा देखी जाती है। पहले किडनैपिंग या व्यपहरण को देखिए। व्यपहरण दो किस्म का होता है। एक भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधि पूर्ण गार्जियन के गार्जियनशिप से व्यपहरण। ये इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से सेक्शन 359 में किया गया है। दूसरा ये, जहाँ तक अपहरण की बात है, अपहरण की कोई किस्म नहीं दी गई है, कोई प्रकार कानून में नहीं दिया गया है। ये पहला अंतर आया। दूसरा अंतर देखिए, सामान्यतः अपहरण नहीं, सामान्यतः व्यपहरण शिशुओं का ही होता है। अगर एज नर है तो 16 वर्ष से कम की एज हो, और नारी है तो 18 वर्ष से कम की एज हो, तभी इनका किडनैपिंग हो सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद धारा 360 में है, जहाँ की भारत में से किडनैपिंग किसी भी एज के व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि एज के लिए सामान्यतः एज क्या है किडनैपिंग के लिए निर्धारित। लेकिन एक सेक्शन अपवाद भी है, फिर याद रखिए कौन सा? 360, जहाँ की किडनैपिंग हो सकती है किसी भी आयु के व्यक्ति की। तो कौन सी किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है? तो भारत में से व्यपहरण। अगला देखिए, दूसरा अंतर देखिए। आपका दूसरा अंतर, तीसरा अंतर देखिए। किडनैपिंग के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संरक्षकता में हो। यानी कि किडनैपिंग के लिए यह अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति को किडनैप किया गया है वह किसी दूसरे व्यक्ति के गार्जियनशिप में हो। लेकिन अपहरण के लिए, एबडक्शन के लिए गार्जियनशिप का होना आवश्यक नहीं है। गार्जियनशिप हो भी सकता है और नहीं भी।
तो किसमें गार्जियनशिप होना आवश्यक है? किडनैपिंग में। और किसमें ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति का कोई गार्जियन हो? एबडक्शन में। ये तीसरा अंतर आपका आया। चौथा अंतर देखिए, जहाँ तक किडनैपिंग की बात है, किडनैपिंग जो होती है या जो व्यपहरण होता है वह संरक्षक के विरुद्ध अपराध माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि जो गार्जियन का राइट था उस राइट का वायलेशन किया गया है। फिर एक बार इसको याद रखिए, जो किडनैपिंग है वह किसके विरुद्ध ऑफेंस माना जाता है? गार्जियन के विरुद्ध, न कि बालकों के विरुद्ध। तो गार्जियन का अधिकार है, आपका राइट है कि वह बालकों की रक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति गार्जियन की सम्मति के बिना बालकों को ले जाता है, बहका ले जाता है, तो वह किडनैपिंग का अपराध करता है। लेकिन जहाँ तक एबडक्शन या अपहरण की बात है, यह गार्जियन के विरुद्ध अपराध नहीं है, यह सीधे उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है जिसका अपहरण किया गया है या हुआ है। हुआ भी कह सकते हैं, कोई ये नहीं है, या किया गया है। अगला अंतर आइए, अगला अंतर आपका ये आया कि किडनैपिंग में किसकी कंसेंट अभियुक्त को बचाव देगी। यानी कि आपका व्यपहरण में किस व्यक्ति की सम्मत अभियुक्त को बचाव देगी? बालक की कि गार्जियन की? गार्जियन की। यानी कि अगर अभियुक्त साबित कर दे कि हम बच्चों को ले गए थे लेकिन हम गार्जियन की सम्मत से ले गए थे, गार्जियन की जो सम्मत थी वह फ्री थी, स्वतंत्र थी, यानी कि स्वैच्छिक थी, तो अभियुक्त इस बात के लिए कि वह किडनैपिंग किया है दोषी नहीं होगा। अब अपहरण में किसकी सम्मति बचाव देगी? तो जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है, अगर ये साबित कर दे अभियुक्त कि हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए, लेकिन ये जाने के लिए क्या थे? रजामंद थे, यानी कि इनकी क्या थी? स्वतंत्र सम्मत। और हमने सम्मति पाई थी और वह सम्मत इनकी क्या थी? स्वतंत्र थी। तो अपहरण में, फिर एक बार देखिए इसको, किडनैपिंग में गार्जियन की सम्मति बचाव देती है, जबकि अपहरण में उस व्यक्ति की सम्मति बचाव देती है जिसका अपहरण किया गया है। अगला अंतर आइए, जहाँ तक किडनैपिंग की बात है, अगला अंतर आप ये दिखाएंगे कि जहाँ तक व्यपहरण की बात है, व्यपहरण एक ऐसा अपराध है जिसमें इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात मात्र एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति दंड का भागी होगा, आपका मेंस रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई अच्छे से तैयार रखिए, पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। जबकि अपहरण तभी दंडनीय होगा व्यक्ति जब अपहरण करने का उसका क्या हो? इरादा। तो बताइए किसमें इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं है? तो किडनैपिंग में। और किसमें आवश्यक है? एबडक्शन में। अब अगला ये, कौन सा ऐसा अपराध है जो अनवरत अपराध नहीं है? तो जो किडनैपिंग है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो किडनैपिंग है वह लगातार चलने वाला अपराध नहीं है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, अनवरत अपराध नहीं है, यानी कि अपराध लगातार नहीं चलता। लेकिन जो एबडक्शन है, फिर याद रखिए, जो आपका अपहरण है वह लगातार चलने वाला अपराध है, कंटिन्यू ऑफेंस है, या इसको कहते हैं अनवरत अपराध। याद रखिए, अनवरत। अब अगला देखिए, आपका अगला कह सकते हैं
कि व्यपहरण में ले जाना या बहकाना पर्याप्त माना जाता है। क्या करना? या तो ले जाना या क्या करना? बहकाना। लेकिन अपहरण में, यानी कि ये किडनैपिंग में बताया गया, लेकिन अपहरण में केवल ले जाना या बहकाना से काम नहीं होगा। जो ये ले जाया गया है या बहकाया गया है, इसके लिए यह आवश्यक है कि या तो बल का प्रयोग किया गया हो या धोखा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया हो। अगला अंतर आइए लास्ट, जो प्री में कई बार ये भी क्वेश्चन नया बन रहा है। जो किडनैपिंग है या व्यपहरण है, ये एक फंडामेंटल ऑफेंस है। फंडामेंटल यानी कि मौलिक अपराध है। मौलिक यानी कि मूल अपराध है। मूल यानी कि सारवान अपराध है। सारवान मतलब प्रमुख अपराध है। यही क्वेश्चन गलत लोग कर रहे हैं। जो आपका किडनैपिंग है, व्यपहरण है, एक अंतर और बताया जाएगा उद्देश्य को लेकर आपका, लेकिन पहले ये देख लिया जाए। ये सबसे अटैकिंग माने आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका गलत करके लोग आते हैं, लेकिन गलती न हो, मैं फिर बता रहा हूँ। जो ये किडनैपिंग है, यह एक फंडामेंटल ऑफेंस है, यानी कि मौलिक अपराध है, मूल अपराध है, प्रधान अपराध है, फंडामेंटल ऑफेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किडनैपिंग एक स्वतः अपराध है। यानी कि स्वतः अपराध का मतलब ये हुआ कि भले किसी पर्पज के लिए किसी बच्चे को किडनैप न किया गया हो, फिर भी इसे क्या माना गया है? ऑफेंस। इसी को कहते हैं सेल्फ ऑफेंस या स्वतः अपराध या प्रमुख अपराध या आपका मौलिक अपराध। लेकिन जहाँ तक एबडक्शन की बात है, अपहरण की बात है, फिर एक बार याद रखिए, अपहरण एक सेकेंडरी ऑफेंस है। सहायक कहिए, गौण कहिए, द्वितीय कहिए, निकृष्ट कहिए, आपका जो भी पूछा जाए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि अपहरण स्वयं में अपराध नहीं है। स्वयं में अपराध नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अपहरण तभी अपराध माना जाएगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया हो। अगर आईपीसी में अभी हम उद्देश्य बताएंगे आज, अगर उन उद्देश्यों से बाहर उद्देश्य जाता है तो अपहरण करने वाला अभियुक्त दंड का भागी नहीं होगा। इसलिए अपहरण आपका स्वतः अपराध न होकर निर्भर करता है पर्पज पर। इसीलिए यह कैसा अपराध हो गया? सेकेंडरी। अंतिम आपका इसी तर्ज पर देखना है लास्ट पॉइंट। जहाँ तक किडनैपिंग की बात है, व्यपहरण के लिए किसी उद्देश्य, किसी विशिष्ट उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है। जबकि अपहरण तभी अपराध होगा जबकि आईपीसी में दिए गए आपका उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपहरण किया गया। कौन कौन से उद्देश्य हैं, अब शुरू किया जाए। इस प्रकार आपका सेक्शन माने अंतर फिर एक बार बताया गया। अब आइए दंड की मात्रा पर चला जाए आपका एक एक करके भाई। देखिए, जो सबसे पहले है आपका 363 हम देखते हैं। किडनैपिंग के लिए दंड बताता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका व्यपहरण के लिए दंड। यहाँ से शुरुआत करिए। जहाँ तक धारा 363 की बात है, पहला क्वेश्चन आपको निकालना है कि किडनैपिंग के लिए सामान्य दंड या सादा दंड या जनरल दंड पूछ ले, या सामान्य तौर पे किडनैपिंग
कहाँ आपका दंडनीय है, तो 363 मारेंगे। फिर आपका क्वेश्चन उठता है कि भारत में से व्यपहरण के लिए सजा दी गई है कि गार्जियनशिप से व्यपहरण में से, कि दोनों में से। तो आपका जवाब रहेगा दोनों में से, यानी कि चाहे 360 का किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो या 361 का, दोनों नहीं 361 का, दोनों के लिए जो सादा दंड है, सामान्य दंड है या सामान्य किडनैपिंग के लिए दंड है, वह किस सेक्शन में है? 363। अपहरण ना मार दीजिएगा, इसके लिए हम बता रहे हैं अभी अप व्यपहरण, ये नहीं कि अपहरण मार दीजिए। ये केवल व्यपहरण के लिए दंड है, लेकिन दोनों व्यपहरण के लिए दंड है, चाहे आपका भारत में से किया गया हो या गार्जियनशिप से। तो दंड की मात्रा कितना है? तो आपका 7 वर्ष तक का कारावास या आपका और जुर्माना। अगला देखिए, अब आपका कह सकते हैं कि आया जाए 363 ए। जहाँ तक धारा 363 ए की बात है, ध्यान से देखिएगा। भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय यानी कि माइनर का व्यपहरण या विकलांगीकरण। तो देखिए एक एक शब्दों को भाई, जो कोई अब भीख मांगने के लिए पूछा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एलएलएम स्तर में भी ये सब क्वेश्चन 2-3 धाराओं से पूछते हैं। बस एक लाइन देता है कि अगर विकलांग करने के लिए किडनैपिंग की गई है या भीख मंगवाने के लिए, तो किस धारा में ये आएगा या किस धारा में दिया गया है? तो कौन सी धारा जवाब रहेगी? 363 ए। आपका एलएलएम में भी 2-3 बार रिपीट किया है, सतर्क रहना। अब देखिए बैरक की भाषा तब समझाया जाए। जो कोई किसी अप्राप्त वय का इसलिए भी अपहरण करेगा या अप्राप्त वय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्त वय की अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्त वय भीख मांगने के उद्देश्य के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि पहला ये आया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बालक की किडनैपिंग की है और किडनैपिंग इसलिए की है कि उस बालक से भीख मंगवाया जाए, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा और दंड उसे कितना अधिकतम मिल सकता है? 10 साल। तो फिर एक बार नियम जानिए। आप लाखों छोटे छोटे बालक की किडनैपिंग भारत में हुई है, कुछ बालक आपका बरामद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बालक बरामद नहीं होते। तो एक समस्या ये आई कि आखिर उन बालकों का लोग करते क्या हैं? तो अगर बालिका है तो वेश्यावृत्ति में झोंक देते हैं, और बालक हैं तो या तो हाथ पैर तोड़कर या कटवा कर और कहते हैं कि जाकर रोड पर या मेले में भीख मांगो। और तो भिखारियों का भी गैंग होता है, बालकों को देखते भी रहते हैं और बालक से भीख मंगवाते हैं, और शाम को बालक उनको क्या देता है? पैसा। आपका फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देता है, देखे होंगे फिल्मों में कि शुरुआती दौर में ही दिखाया जाएगा कि ये बालक था, भीख मांग रहा था, इसे व्यपहृत कर लिया गया, मेले में भी बिछड़ गया, ट्रेन में बिछड़ गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया या मारा गया, उसे भीख मंगवाया गया, बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो मालिक को मार दिया और हीरो बन गया। भाई लास्ट में ही तो दिखाया जाता है, और अंत में बिछड़े हुए परिवार क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो पहला है भीख मंगवाना, अभी देखिए अभी समाप्त नहीं हुआ। अगला देखिए खंड 2। जो कोई किसी अप्राप्त वय को विकलांग करेगा, अभी बताया गया विकलांग मैंने हाथ पैर तोड़ दीजिए या काट दीजिए उंगली ही,
या कोई अंग ऐसा काटिए कि वह लोगों को दिखाए और पैसा क्या करे, झनझनाए, यानी कि पैसा मांगे। तो अगर विकलांग किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि वह भीख मांगेगा, यानी कि तो ऐसी दशा में दंड की मात्रा बढ़ेगी और अधिकतम दंड कितना होगा, आजीवन कारावास। अब फिर एक बार देखिए, 363 में दो प्रकार के दंड हैं। अगर भीख मांगने के लिए व्यपहरण करा किया गया है कि बच्चे से भीख मंगवाई जाएगी, तब तो भाई 10 साल दंड। और विकलांग कर दिया गया है कि ये भीख मांगे, तब कितना दंड अभियुक्त पाएगा, आजीवन कारावास। अगला नियम देखिए, आपका जहाँ की कोई व्यक्ति जो अप्राप्त वय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्त वय को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्रयुक्त करेगा, तो ऐसी दशा में वह भी दंड का भागी होगा। आपका इसमें ये माना जाएगा कि उसने इनके लिए व्यपहरण किया। इसके बाद देखिए आपका 364 आइए, 364 आइए, ये छोड़ दिया जाता है बीच वाली। दे हाँ, नहीं तो सबके लिए है उसमें तो भारत से बाहर में भी लागू होगी। आखिर भाई किसी माइनर का, तो माइनर का 360 में आ सकता है, 361 में भी। तो 360 में भले भले एज न हो, लेकिन माइनर का होता है तो उसमें तो सभी लोग आ जाएंगे उसमें। माइनर देख लेते हैं हम वैसे आगे अभी एक बार और। अगली धारा देखिए 364, हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। अब यहाँ से आपको सतर्क रहना है, यानी कि अपहरण से भी निकालते रहना है। तो पहला उद्देश्य आपका अपहरण का अब जाकर मिला है, कौन सी धारा के तहत, आपका 364। तो पहले बेयर एक्ट हम बता देते हैं और तब दोनों में अंतर करते हैं। देखिए भाई, आपका हत्या करने के लिए किडनैपिंग या एबडक्शन सेक्शन 364 में दंडनीय है। तो देखिए पहले, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का किडनैपिंग या एबडक्शन करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे बयानित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यहाँ दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि पहली बार आपका इस धारा में आपका अपहरण का उद्देश्य मिलता है, तो अपहरण को भी सतर्क रहना है। यानी कि 364 आपका किन अपराधों में अप्लाई होगी, अपहरण में कि व्यपहरण में कि दोनों में, तो क्या मार कराएंगे, दोनों। किस उद्देश्य के लिए अपहरण या व्यपहरण किया गया हो, हत्या के लिए, तो दंड की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकेगी, आजीवन कारावास। अगर हत्या करने के लिए या व्यक्ति हत्या के खतरे में पड़ जाए, इसके लिए एबडक्शन भी किया गया है, अपहरण भी किया गया है, तो 364 लागू होगी। यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये निकला, महत्वपूर्ण पॉइंट कि अपहरण कब अपराध होगा, इस सिलसिले में आपका पहला उद्देश्य मिला। तो पहला उद्देश्य क्या मिला कि अगर अपहरण किया गया है, एबडक्शन किया गया है, और उद्देश्य क्या है कि हम इनका क्या कर देंगे, मर्डर, या ये मर्डर के आपका खतरे में क्या होंगे, पड़ जाएंगे, तो ऐसा अपहरण दंडनीय है। यानी कि पहला उद्देश्य याद रखिए, क्योंकि अब वही धारा छांटनी है अलग अलग, जहाँ की
अपहरण जिस उद्देश्य से किया गया है वह आईपीसी में कौन कौन उद्देश्य हैं। भाई फिर एक बार हम बता दें, सतर्क रहिए। 364 जो सेक्शन है ये किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों में लागू होगा। अगर किसी चाहे व्यपहरण का अपराध किया गया हो चाहे अपहरण का किया गया हो, दोनों मामलों में अगर इरादा ये है कि हम अपहरण या व्यपहरण करके इनकी क्या कर देंगे, हत्या, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 364। 364 ए भी काफी महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 364 ए भाई काफी महत्वपूर्ण है ये धाराएं। देखिए हेडिंग पहले देखिए, फिरौती आदि के लिए व्यपहरण, तो हेडिंग पर न जाइएगा, ये नहीं कि हेडिंग पढ़ लीजिएगा जाइएगा, आगे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग में ये दिया है फिरौती। फिरौती मतलब मुक्ति धन, मुक्ति धन कहा जाता है। मुक्ति धन का मतलब ए ने बी को अपहरण किया या व्यपहरण किया और उसके घर वालों से कहा कि जब तक तुम 10 लाख रुपया हमें नहीं दोगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये आपका मुक्ति धन हो गया कि किस उद्देश्य से किडनैपिंग या एबडक्शन किया गया है, ताकि मुक्ति धन पाया जाए, पैसा पाया जाए। तो फिर एक बार भाई बेरक सतर्क रहना है। इस धारा में आपका अपहरण भी दंडनीय है, व्यपहरण भी दंडनीय है। तो अपहरण का दूसरा उद्देश्य मिला कि धारा में 364 ए में क्या मिला? अपहरण किस उद्देश्य से किया गया हो, मुक्ति धन, यानी कि आपका मुक्त करेंगे तो क्या लेंगे? धन। तो पहला उद्देश्य हम एक जगह लास्ट में एकत्रित करवाएंगे, धारा लिख बने आप बताते रह रहे हैं। फिर एक बार देखिए बेरेक की भाषा। तब पहला जो क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि यह धारा कब जोड़ी गई, 364 ए कब जोड़ी गई? तो 1993 में जोड़ी गई और 25/5/1993 से लागू है, यानी कि 25 मई 1993, 22 है भाई, 22 मई 1993 से लागू की गई। फिर एक बार डेट कंफर्म कर लीजिए, 22 मई 1993 से इस धारा को लागू किया गया। और कब जोड़ी गई पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 93। अब क्यों जोड़ी गई, थोड़ा इसका कारण देखिए। देखिए बिहार में आपका कह सकते हैं कि अपहरण और व्यपहरण एक उद्योग की तरह चलता था और रोज 10-20 लोगों का किडनैपिंग या एबडक्शन होता था। और उसमें होता था क्या कि लोग पैसे के लिए सब करते थे और रोज ये सब घटनाएं होती थी। तो संसद ने ये सोचा कि भाई इसके लिए अब अलग से धारा बनाया जाए और दंड की मात्रा बढ़ाई जाए। ऐसा कार्य करने वालों के लिए अधिकतम सजा फांसी की सजा की जाए, मृत्यु दंड किया जाए। इसीलिए मुख्य रूप से बिहार के कारण ही ये धारा जोड़ी गई। अब तो भाई सुशासन बाबू हैं तीसरी बार से, यानी कि कई बार से, तो अब तो थोड़ा कम होता है आपका। लेकिन 20-25 साल पहले काफी अपहरण व्यपहरण होता था। राजनीतिक संरक्षण ऐसे अपराधियों को मिलता था और उसी पर फिल्म बन गई गंगा जल। आप न विश्वास हो तो गंगा जल फिल्म देख सकते हैं, जो शुद्ध रूप से आपका दिखाता है कि कैसे लोगों से फिरौती वसूली जाती थी राजनीतिक दलों के और नेता परेता के क्या संरक्षण। तो इसलिए ये धारा जोड़ी गई 364 ए, अपहरण व्यपहरण दोनों मामले में लागू होगी। हेडिंग पर ध्यान न देकर अंदर बेयर एक्ट पर ध्यान देना है। देखिए अब
जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा, तो पहला ही लाइन में मिल गया कि आपका इस सेक्शन के तहत अपहरण भी क्या है, दंडनीय। केवल किडनैपिंग नहीं, अगला देखिए, या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा, यानी कि बंदी बनाकर रखेगा, डिटेन करके रखेगा, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा, या अपने आचरण से ऐसी युक्त युक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको चोट की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को उपहत या उसकी मृत्यु कारित करेगा, यानी कि या तो उपहत या मृत्यु कारित करने की धमकी दे, या उपहत या मृत्यु क्या कर दे, कारित, भाई कारित करेगा, जिससे कि सरकार को किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि इसका मतलब कि ये जो विदेशी राज्य अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी माने अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी या संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को से कोई कार्य कराए या कोई कार्य न कराए, या किस क्या मांग रहा है, फिरौती। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। फिर एक बार पूरी बात इसको देखिए, दो तीन पॉइंट टेक्निकल हैं। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को या तो किडनैप किया है या एबडक्शन किया है, और उसका इरादा क्या है, वह या तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की धमकी दे रहा है, या उपहत की धमकी दे रहा है, या मृत्यु कारित कर देता है, या उपहत कारित कर देता है, और इरादा उसका ये होता है कि या तो विदेशी सरकार से कोई हम कार्य कराएं, या किसी संगठन से, या किसी अन्य व्यक्ति से, या भारत सरकार से ही कार्य कराएं। जैसे कि आपका एक और उदाहरण महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर का, जहां की अपहरण आतंकवादियों ने किया था और दो तीन आतंकवादियों को भारत की सरकार ले जाकर अफगानिस्तान छोड़ी थी, मर्डर की धमकी दे रहे थे कि हमें छोड़िए, यानी कि कोई कार्य करिए या न करिए, नहीं तो मैं अपहृत महिला का क्या कर दूंगा, मर्डर। तो भारत सरकार विशेष विमान से उन्हें अफगानिस्तान तक छोड़ आई, और तब आपका कह सकते हैं मुक्त किया गया, या फिरौती के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिर यानी कि या तो सरकार को धमकाइए कि आप करिए, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति में प्राइवेट व्यक्ति भी आ जाएगा। फिर एक बार देखिए, या विदेशी सरकार को भी धमका सकते हैं, कि जैसे कि आपका किसी राजदूत का अपहरण कर लीजिए और अमेरिका को धमकाइए कि अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो हम आपके राजदूत की क्या कर देंगे, हत्या। तब भी 364 है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करिए और उसको धमकाइए तब भी, और भारत सरकार को धमकाइए तब भी, राज्य सरकार को धमकाइए तब भी, और प्राइवेट व्यक्ति लास्ट में लिख दिया गया है, अन्य व्यक्ति, यानी कि ए ने बी के पुत्र का अपहरण कर लिया और कहा कि हे बी, तुम हमें अपना मकान बेच दो, नहीं तो तुम्हारे पुत्र को क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो बताइए, आम आदमी को कहा गया कि सरकार को, तो सबके लिए लागू होगा, या फिरौती की मांग करने के लिए। यानी कि अपहरण या व्यपहरण तो किया गया है,
फिरौती यानी कि मुक्ति धन की मांग की गई है कि 10-20 लाख रुपया दो और तब हम तुम्हारे बच्चे को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो आपने देखा कि यूपी में भी तमाम घटनाएं ऐसी हुई जहां मुक्ति धन के लिए क्या किया गया, अपहरण या व्यपहरण, तमाम घटनाएं। इस प्रकार आपका 364 ए अच्छे से याद रखना है। यहाँ भी आपका हम लिखवाते जा रहे हैं जो अपहरण का उद्देश्य है जहाँ दंडनीय है। अब 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। तो 365 कम पूछी जाती है, लेकिन यहाँ भी अपहरण लिखा गया है। तो देश के लिए लास्ट में हम एक बार बताएंगे, फिर यहाँ भी सतर्क रहना है। 366 आ जाइए। विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को किडनैप करना या अपहृत करना यानी कि अपहरण करना, यानी कि यहाँ भी अपहरण आ गया कि धारा में 366 में व्यपहरण के साथ अपहरण। यही आपका क्वेश्चन एक लाइन एलएलए में आता है कि अगर किसी स्त्री को किडनैप किया गया है या एबडक्शन किया गया है, इसलिए किया गया है कि उस स्त्री से आपका अवैध रिलेशन बनाया जाएगा या उस स्त्री से विवाह किया जाएगा, तो ऐसा कार्य आपका किस सेक्शन के तहत दंडनीय होगा, ये क्वेश्चन बना है। तो आपका 366 दंड की मात्रा आपका कितनी है देख लिया जाए। कह सकते हैं कि जो दंड की मात्रा है वह 10 वर्ष तक का कारावास है, 10 वर्ष तक का कारावास। देखिए अगला भाई आपका 366 ए भी क्वेश्चन बन गया है। अप्राप्त वय लड़की का उपापन, यानी कि जो कोई 18 वर्ष से कम की आयु की अप्राप्त वय लड़की को अन्य व्यक्ति से अवैध रिलेशन बनाने के लिए, विवश करने के लिए आपका कह सकते हैं कि अवैध रिलेशन बनाने के लिए विवश करने के आशय से कार्य करता है या विवश करता है, तो वह दंड का भागी होगा। और कितना दंड है, 10 साल। वैसे दंड नहीं पूछा जाता, हेडिंग है, इधर याद रखना है। अगला देखिए आपका इसमें 366 भी विदेश से लड़की को आयात करना। एज थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ एज आपका महत्वपूर्ण है। 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को अगर विदेश से आप भारत में मंगाते हैं, इसलिए मंगाते हैं कि दूसरे लोगों से इसका शारीरिक रिलेशन कराया जाए, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। अब 367 आपका यहाँ भी अपहरण शब्द आ गया, यानी कि 367 में आ गया। व्यक्ति को घोर उपहत, दास आदि का विषय बनाने के लिए व्यपहरण या अपहरण, यानी कि इसलिए एबडक्शन या किडनैपिंग किए हैं कि घोर उपहत, यानी कि आईपीसी की धारा 320 वाला कार्य कर देंगे, हाथ पैर दांत इत्यादि क्या करेंगे, तोड़ देंगे। या किस लिए किए हैं कि हम दास बना लेंगे। तो दास सुने कि नहीं कभी, अभी आपका मानव का दुर्व्यापार भी आएगा। देखिए आपका अभी हम दास पर बताएंगे, एक दो धारा आगे बढ़ने दीजिए। इसके बाद आपका 368 ये भी कम चांस है आपका, मैंने कम पूछा जाता है। इसके बाद आइए 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका किडनैपिंग या अपहरण। तो 369 में भी अपहरण क्या हो गया, दंडित हो गया। अपहरण की धाराएं अलग करते रहिए। व्यपहरण यानी कि 10 वर्ष से कम का बालक है, सोने की अंगूठी पहनाई गई है, आप किडनैपिंग या एबडक्शन करते हैं
कि अकेले में जाकर हम सोने की अंगूठी इसकी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तब ये धारा लागू होगी। आइए 370 आपका 370, जहाँ तक 370 की बात है, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जहाँ तक 370 की बात है उसी बैरक पर लिख लीजिए। यह धारा आपका प्रतिस्थापित धारा है, अर्थात नए सिरे से लिखी गई है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बना है। क्वेश्चन का मॉडल ये बन सकता है कि आईपीसी की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, तो 370 पहला। दूसरा, किस सन में प्रतिस्थापित की गई, तो 2013 में, 2013 में। तीसरा, किस समिति की सिफारिश पर, तो जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर। फिर आपका पूछ सकता है, इसमें जो पूछ सकता है वह ये पूछ सकता है कि यह धारा कब से लागू हुई, तो लगातार बताया जा रहा है 3 फरवरी 2013, 3 फरवरी 2013 से। फिर इसमें दास के बारे में था, 2013 में दासों को समाप्त करके मानव का दुर्व्यापार आ गया, यानी कि कबूतरबाजी का मामला इसी में आएगा। तो मानव का दुर्व्यापार का मतलब कि मानव का शोषण करना, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं, उन धाराओं, उन अनुच्छेदों को कोरिलेट करके ही इधर के अनुच्छेद चलेंगे। तो पहले फिर एक बार देखिए। तो अब इधर की धाराएं जब भी पढ़िए, 370 से लेकर 374 तक मैं बता दूं, तो हल्का सा दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन की 2 अनुच्छेद याद रखिए। देखिए, हम संविधान के 2 अनुच्छेद बता रहे हैं। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है, जैसे आपका बालकों नहीं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, कम मजदूरी देना इत्यादि को। और जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करा सकते, यानी कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपका काम करना नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती या उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना काम नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 23 आपका सभी लोगों को, यानी कि चाहे वह प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकार हो, दोनों के विरुद्ध ये कैसा अधिकार है, फंडामेंटल। इसका उल्लंघन होने पर हम उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत पिटीशन दायर कर सकते हैं। एक केस देखिए, एशियाड खेलों वाला केस। एशियाड खेलों की तैयारी में मजदूरों से मजदूरी कराई गई, और जो सरकार ने आपका माने पारिश्रमिक निर्धारित किया था डेली का, उससे ठेकेदार ने कम पैसा दिया। तो जितनी मजदूरी कानूनन निर्धारित है, उससे कम पैसा देना मजदूरी में क्या शोषण माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जहाँ तक बालकों के शोषण की बात है, स्पेशल रूप से बालकों के लिए संविधान का अनुच्छेद 24 बनाया गया है। वहाँ जो बालक की एज दी गई है वह 14 वर्ष से क्या है, कम, यानी कि 14 वर्ष से 14 ईयर से कम के बालकों को किसी खतरनाक उद्योग में, कल कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। तो आप अगर दुकानों पर देखें, चाहे मिठाई की दुकान, चाय की दुकान इलाहाबाद में, तो ज़्यादातर दुकानों पर वहीं 10-12 साल के लड़कों से ही काम कराया जा रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या है,
कि श्रम विभाग की टीम आती है, छापा मारती है, छापा मारकर बालकों को ले जाती है, फिर बालकों को छुड़ाया जाता है। उस श्रम विभाग वाले भी खाए और बालकों को छोड़ दिए। फिर 1-2 साल बाद पैसे की कमी पड़े तो फिर दुकान पर छापा मारिए या दुकान पर पहुंच जाइए और अच्छी अच्छी 2-4 किलो मिठाई पैक कराइए। पैक कराने के बाद अपना आई कार्ड दिखा दीजिए और कह दीजिए पैसा मांगोगे तो इससे कई गुना हम क्या करेंगे। हाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चों से क्या धुलवा रहे हो, प्लेट यही काम करना है। तो दुकान वाला भी हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि जाइए साहब जाइए, कोई पैसे देने की आवश्यकता। तो शोषण बालकों का आज भी हो रहा है, मैंने एक उदाहरण बताया गया। तो अब आइए, अब यही धाराएं अगली इसी पर चलेगी। देखिए भाई, मानव का दुर्व्यापार दंडनीय है। आपका 370 में पहले दास था, अब आपका बदल दिया गया। अब आपका जो कोई शोषण के लिए धमकी का प्रयोग करेगा, बल का प्रयोग करेगा, प्रपीड़न करेगा, अपहरण करेगा, कपट करके प्रवंचना करेगा, शक्ति का दुरुपयोग करेगा इत्यादि। तो यहाँ भी अपहरण शब्द आ ही गया है, तो आपका एक धारा और अपहरण की मिल गई, कौन सी? 370। मानव के दुर्व्यापार या उसका मिसयूज के लिए क्या करना? अपहरण। 371 आ जाइए। दासों का आभासिक व्यवहार करना। अब कोई उतना मतलब नहीं रहा, दास प्रथा लगभग समाप्त हो गई। लेकिन आपका पुराने जमाने में फिर दास का देखिए भाई, दास के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन देखिए, तब हम इस धारा को पढ़ना नहीं है। देखिए, जो दास होते थे, वह जिसके दास होते थे, दासों को मानव की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। पहला नियम, यानी कि दासों को मानव की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। उन्हें एक प्रॉपर्टी माना जाता था, संपत्ति। जिसके वह दास होते थे, वह व्यक्ति उन मानवों को बेच सकता था और पैसा ले सकता था। बहुत दिनों तक मानव का शोषण होता रहा, समाज का विकास हुआ और दासों ने विद्रोह किया कि हम भी मानव हैं, हमें भी मानव अधिकार हैं, हमें भी जीवन जीने का अधिकार है, हम कोई प्रॉपर्टी थोड़े हैं कि आप बेच सकते हैं। तो दासों को मुक्त किया गया और दासों को मुक्त किया गया, इसीलिए सर हेनरी मेन कहते हैं कि अब जो समाज है वह स्टेटस टू किस ओर जा रहा है? कॉन्टेक्ट, यानी कि दास हैसियत पर निर्भर करते थे, अब क्या हो गए? स्वतंत्र। और अब दास किसी को बनाना दंडनीय है। आपका देखिए, आपका माने दास ये होते थे, दास का क्रय विक्रय किया जाता था। अगर आप फिल्म वलिम थोड़ा देखते रहिए, उसमें तमाम जगहों पर देखेंगे कि दासों को रखा गया है और इनको क्या किया गया, मंडी में रख दास खड़े होते थे मानव, उनकी बोली लगती थी और उस बोली में वो चाहे स्त्री हो या पुरुष क्या किए जाते थे? बेचे जाते थे। अब दास प्रथा भी समाप्त। अब तो आपका आईपीसी की धारा 497 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने और भी एक कदम आगे बढ़ गए, कहे कि पत्नी पति की दास नहीं है, पति की संपत्ति नहीं है, पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा डिपेंड नहीं करती, उसका भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है। और आपका अतः 497 हम क्या घोषित कर रहे हैं आईपीसी की? अवैध। किस केस में? जोसेफ साइन। भाई ये तो रटिया, अब आ गया ये। तो 372 देखिए, वेश्यावृत्ति के लिए आपका कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति के लिए अगर आपका किडनैपिंग किया जाता है और 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की का, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है तो 372।
और वेश्यावृत्ति आदि के लिए लड़कियों को खरीदना जो 18 साल से कम है, तो 373 पढ़ना नहीं है ज़्यादा। अब लास्ट जो इसमें पढ़ना है 374, हो सकता है पूछ ले। फिर एक बार 374 पर गौर करिए और जब भी उसको जोड़ लीजिए तो संविधान से। जब भी आप सेक्शन 374 पढ़िए तो एक धारा एक अनुच्छेद जरूर पढ़िए। 23 संविधान का अनुच्छेद 23 इसके साथ पढ़िएगा। संविधान का अनुच्छेद 23 और इसी के साथ एक कानून है आवश्यक वस्तु नियम, यानी कि सरकार एस्मा लगा देती है। एसेंशियल सप्लाई आपका जो कानून है आवश्यक वस्तु नियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार आपका कहानी देखिए तब सेक्शन आपका बताया जाए। लास्ट सेक्शन रहेगा, उसके बाद अपहरण का ये जो उद्देश्य लिखवाया गया है, प्रयास ये करिए कि इन धाराओं को अलग से कम क्या करिए, उतार लीजिए आपका। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 धाराएं अभी ऐसी मिली मुख्य रूप से जहाँ की वे उद्देश्य बताए गए हैं, जिन उद्देश्यों के लिए अगर अपहरण किया गया है तो व्यक्ति दंड का क्या होगा, भाग। और इसके बाहर अगर अपहरण चला जाता है इसके बाहर के उद्देश्य के लिए, तो वह कोई अपराध होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो अपहरण स्वतः अपराध है कि जब उद्देश्य के लिए किया जाए और इन धाराओं में दिए गए उद्देश्य के लिए, इसीलिए हम लिखवाए अलग से। पहले भूमिका देखिए भाई आपका 374 आपका पढ़ने से पहले कहाँ कहाँ आपको देखना है। 374 सेक्शन को पढ़ने से पहले फिर आपका अनुच्छेद 23 पढ़िएगा। 23 आपका किसी प्रकार के शोषण को प्रतिषिद्ध किया जाता है और किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराया जा सकता है कि नहीं, नहीं कराया जा सकता। बधुआ मजदूरी, दास प्रथा इत्यादि को अब क्या किया जाता है, समाप्त। अब इच्छा के विरुद्ध काम भी नहीं कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही लेकिन लगा तो थोड़ा धारा अनुच्छेद 23 का सेकेंड पैराग्राफ या परंतुक भी देखना है कि राज्य अगर चाहें, फिर एक बार याद रखें, राज्य यदि चाहें, यानी कि राज्य यदि चाहें, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 12 वाला राज्य यदि चाहें तो जबरदस्ती काम करा सकता है, लेकिन जाति धर्म इत्यादि के आधार पर काम कराने में विभेद नहीं करेगा। यानी कि राज्य जबरदस्ती काम कराए कोई अपराध नहीं। आम जनता किसी से जबरदस्ती काम कराए इच्छा के विरुद्ध तो क्या होगा, अपराध। तो राज्य को कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है, ये संविधान में किस आर्टिकल में, 23 में। भाई 12 में राज्य है, ये प्रोटेक्शन कहाँ है, अनुच्छेद 23 जाकर देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, पहला नहीं। कहाँ से देखना है, हम बता रहे हैं वो कहाँ से आपको पढ़ना है आज जाके। अब समस्या ये आई कि अगर इस अनुच्छेद का उल्लंघन करके राज्य काम कराता है तो वह वैध होगा, क्योंकि राज्य को पावर है। तो जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो राज्य एस्मा लगा देता है, यानी कि ताकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी सप्लाई में बाधा आए कि न आए, न आए। तो जबरदस्ती काम करा सकता है कि नहीं, राज्य करा सकता है कर्मचारियों से, इसमें कोई शक नहीं है। और कौन सा कानून लगा देता है, एस्मा। इसके बाद निलंबन बर्खास्तगी की कार्यवाही नहीं मानोगे तो ये भी राज्य के पास पावर है। तो आपका इसी विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को आईपीसी के सेक्शन 374 में दंडनीय बनाया गया। अब देखिए
जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दंड का भागी होगा, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। यानी कि किसी व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती अवैध रूप से उसे क्या करवाइए, लेबर का काम, आपका मिट्टी फेंकवाइए इत्यादि, गड्ढा खोदवाइए, तो आप दंड के भागी होंगे। और किस सेक्शन में? 374। इस प्रकार लास्ट लाइन ये आया कि अपहरण तभी अपराध होगा जब जो हम धारा लिखवाए हैं इन धाराओं में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति का एबडक्शन किया गया है। तो कौन कौन धाराएं? देखिए आपका 364, 364 है, 365 में आया, 366, 367, 369 और आपका दुर्व्यापार के लिए अपहरण मानव का यानी कि शोषण इत्यादि के लिए तो कौन सी धारा? 370। इस प्रकार इधर आपका इसके बाद आपका दुराचार का जो आपका 375 76 ये है, आपको भाई घर पर पढ़ना है। आपका 1-2 लाइन हम बता देते हैं जो आपका महत्वपूर्ण है। एक तो आपका सेक्शन पूरा कवर करिएगा, ये धारा प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो थोड़ा बहुत हम कल बता देंगे इसको। भाई आपका दुराचार का मामला भाई घर पर ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा थोड़ा बहुत बता देंगे। तब कल हम इधर आपका 299 से छूटा है, तो 299 से 311 तक छूटा है, ये पढ़ा दिया जाए तब लिखवाया जाएगा। ये चैप्टर पूरा हो जाए क्योंकि यही बड़ा चैप्टर है, इसके बाद कम बनेगा। तभी 15 मिनट बाद सीआरपीसी चलेगा भाई। सीआरपीसी में ट्रायल पढ़ाया जाएगा। तैयार नहीं हो पाया है ज्वाइंट विचारण, ज्वाइंट विचारण तैयार नहीं हो पाया समय के अभाव के कारण, तो बीच में के दिन चल जाएगा। ट्रायल आज शुरू किया जाएगा।